नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल BSAT की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है यूपी पुलिस, SI कांस्टेबल और जेल वार्डन फायरमैन की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर में आए कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के टॉपिक हम देख लेते हैं कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, इसके अलावा हम तद्भव शब्द और हिंदी वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बिल्कुल ठीक, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और इस लिपि में हिंदी बाएं से दाएं लिखी जाती है, यह सब हम जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? क्या आप जानते हैं दोस्तों कि भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? बिल्कुल ठीक, कोंकणी भाषा महाराष्ट्र के दक्षिण भाग में, कर्नाटक के उत्तरी भाग में और गोवा राज्य में बोली जाती है और वर्तमान में गोवा की राजभाषा के रूप में भी कोंकणी भाषा प्रतिष्ठित है। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? क्या आप जानते हैं दोस्तों कि हिंदी के बाद भारत में जो भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है वह कौन सी है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है, मगर दिए गए ऑप्शंस में हमारा ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसीलिए हम ऑप्शन नंबर ई बनाते हैं। और बांग्ला भाषा जो है भारत में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अगर आपको कभी प्रश्न में यह पूछा जाता है और वहां पर बांग्ला ऑप्शन दिया जाता है तो आप बांग्ला पर ही टिक करेंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ है? क्या आप जानते हैं दोस्तों? बिल्कुल ठीक, अगर हम बात करें तो 14 सितंबर वर्ष 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया है, इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को ही हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी रिक्त स्थान भाषा की उत्तराधिकारिणी है, तो दोस्तों किस भाषा की उत्तराधिकारिणी भाषा हिंदी है? बिल्कुल ठीक, हिंदी की आदि जननी भाषा की अगर हम बात करें तो संस्कृत है और संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है और फिर अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन हिंदी प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। तो दोस्तों अगर हम हिंदी के विकास क्रम की बात करें तो संस्कृत, उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपहट, फिर प्राचीन हिंदी और उसके बाद प्रारंभिक हिंदी आती है। तो ऑप्शन नंबर डी संस्कृत इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है? क्या आप जानते हैं दोस्तों कि हिंदी जो भारतवर्ष में सबसे ज्यादा बोली जाती है? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर बी दूसरा जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि पहले स्थान पर चीनी भाषा है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, बांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? क्या आप जानते हैं दोस्तों बांगरू भाषा के बारे में? बिल्कुल ठीक, पश्चिमी हिंदी उपभाषा से विकसित बांगरू एक बोली है जो मुख्यतः हरियाणा राज्य में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया हरियाणा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प। अगला प्रश्न, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? दोस्तों जैसे हमारे यहाँ क्षेत्र बदलते हैं उसी प्रकार से भाषा में भी परिवर्तन आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी बोली जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम बोली कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था? बिल्कुल ठीक, 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी को स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया है लॉर्ड मैकाले बिल्कुल सही विकल्प। अगला प्रश्न, और दोस्तों सारे ही प्रश्न आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वही जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बिल्कुल ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? तो दोस्तों अगर हम बात करें तो परिचर्चा जो है भाषा का मौखिक रूप है। तो दिए गए ऑप्शंस में से जिन्होंने भी बताया परिचर्चा बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। निबंध की बात करें दोस्तों तो निबंध है या फिर पत्र है या परियोजना है, यह लिखित रूप है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं और ऑप्शन में आपको कन्नौज नहीं दिया गया है। बिल्कुल ठीक, अगर हम बात करें तो कन्नौजी बोली मुख्यतः फर्रुखाबाद जिले में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न,
हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो दोस्तों हम पीछे देख चुके हैं कि हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। तो दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर सी सौरसेनी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। अगला प्रश्न, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? क्या आप जानते हैं दोस्तों जनगणना 2001 के बारे में पूछा गया है? बिल्कुल ठीक। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी बंगाली जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? बिल्कुल ठीक दोस्तों, हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव 14 सितंबर 1949 को हुआ था और इसी दिन हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और इसी तारीख को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर 1949 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? बिल्कुल ठीक, कुल्लई, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? जी दोस्तों यहां पे मिस प्रिंटिंग है, जबान कौन सी है? बिल्कुल ठीक, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न हुई नई जबान जो है वह हिंदुस्तानी भाषा है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, बघेली बोली जो है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, बघेली बोली जो है जबलपुर क्षेत्र में आती है और यह बोली पूर्वी हिंदी की बोलियों के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर डी जबलपुर इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों पूछा गया है, मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है। बिल्कुल ठीक, बांगरू बोली हम पहले ही देख चुके हैं कि कहां बोली जाती है, हरियाणा में। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा आपसे अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों के अंतर्गत, तो मालवी, निमाड़ी और बुंदेली यह तीनों ही मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों के अंतर्गत आती हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, रागड़ी बोली कहां बोली जाती है? क्या आप जानते हैं दोस्तों कि रागड़ी बोली भी हरियाणा में बोली जाती है? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा में रागड़ी बोली के अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो बांगरू बोली बोली जाती है, यह हम पहले ही देख चुके हैं। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की कौन सी भाषा है? हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? अब दोस्तों यहां पर कंफ्यूज करने के लिए काफी अच्छे ऑप्शन आपको दे रखे हैं। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर ए राजभाषा है हिंदी भारत की। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भाषा लिखने के लिए जो हम बीच बीच में चिन्ह प्रयोग करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को हम लिपि कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, हड़ौती बोली कहां बोली जाती है? तो दोस्तों अगर पूछा जाए हड़ौती बोली के बारे में तो यह राजस्थान के मध्य पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान बिल्कुल सही विकल्प। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? क्या आप जानते हैं दोस्तों द्रविड़ परिवार की भाषा दिए गए विकल्पों में से? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर डी कन्नड़। ऑप्शन नंबर डी कन्नड़ बिल्कुल सही विकल्प। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? बात करें अगर इस प्रश्न की दोस्तों तो निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत है और शेष तीनों भाषाएं पाली, प्राकृत और अपभ्रंश इसकी परवर्ती है अर्थात मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है? जी बिल्कुल सही, अगर हम बात करें मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में ब्रज भाषा बोली जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें तो खड़ी बोली कहां बोली जाती है? तो खड़ी बोली जो है पास में ही मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, यहां सब जगह खड़ी बोली बोली जाती है। दोस्तों अगर हम बात करें अवधी भाषा की तो अवध क्षेत्र मतलब अयोध्या, जौनपुर, इलाहाबाद या फिर लखीमपुर खीरी या सीतापुर भी इसके अंतर्गत ही आ जाता है। और बांगरू बोली तो दोस्तों हम पहले ही देख चुके हैं कि हरियाणा राज्य में बांगरू बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, वाक्य में बोलियां शब्द क्या है? दोस्तों स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा? बिल्कुल ठीक, अगर हम बात करें तो
तो बोलिया जो है वो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द होगा। और दोस्तों सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप शब्द का प्रयोग करिए वाक्य प्रयोग में, तो वहां से आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है। सॉरी, अगला प्रश्न, हिंदी का मानक रूप किस भाषा में विकसित हुआ है? बिल्कुल ठीक, हिंदी का मानक रूप जो है दोस्तों याद रखिएगा खड़ी बोली से विकसित हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, लौकिक संस्कृत रिक्त स्थान और रिक्त स्थान अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। तो दोस्तों रिक्त स्थान के स्थान पर उचित विकल्प कौन सा आएगा, बस हमें यही बताना है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें इस सीरीज की तो संस्कृत के बाद पाली आना चाहिए। ठीक है, संस्कृत के बाद पाली आना चाहिए और उसके बाद क्या आना चाहिए? अपभ्रंश। तो यहां पर प्राकृत अपभ्रंश और उसके बाद अवहट्ट और हिंदी। तो दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश और उसके बाद अवहट्ट। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? क्या आप जानते हैं दोस्तों? बिल्कुल ठीक, दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर सी 1000 ईसा से अब तक का काल माना जाता है। अगला प्रश्न, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो दोस्तों इस प्रश्न को घुमा फिराकर कई बार पूछा जा चुका है। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर बी अपभ्रंश। अगर हम बात करें क्रम की तो क्रम क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले आएगी हमारी संस्कृत, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद अवहट्ट और उसके बाद हिंदी। अगर आप चाहें तो इसे शॉर्ट में संक्षेप में लिखकर याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो ऑप्शन नंबर ए देवनागरी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, हिंदी भारत की रिक्त स्थान है। तो दोस्तों वाक्य को पूरा करने के लिए जो सबसे उपयुक्त विकल्प है वह कौन सा होगा? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हम जानते हैं कि हिंदी भारत की राजभाषा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? ऑप्शन नंबर सी अपभ्रंश बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, तो दोस्तों अब हम दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। यहां पर हम हिंदी व्याकरण के मौलिक ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो भाषा की मूल इकाई क्या है? सबसे पहला प्रश्न, भाषा की मूल इकाई क्या है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम वर्ण या ध्वनि कहते हैं और भाषा की जो सार्थक इकाई होती है वह वाक्य होती है। दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहां पर मूल इकाई के बारे में पूछा गया है, ध्वनि बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो दोस्तों अब पूछा गया है शब्द के बारे में और शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। हिंदी की बात करें दोस्तों तो हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या कितनी है? स्वर होंगे 11 और व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? 33 व्यंजन होते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, वर्णों के भेद कितने होते हैं? तो दोस्तों अगर हम बात करें तो वर्णों के दो भेद होते हैं। कौन कौन? एक स्वर और एक व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, श का उच्चारण स्थान क्या है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो श का उच्चारण स्थान तालु होगा। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए, हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। दोस्तों अगर हम बात करें उच्चारण स्थान की तो 4 उच्चारण स्थान होते हैं हमारा तालु, कंठ, दंत और मूर्धा या मूर्धन्य। तो इनसे अलग अलग प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं। जैसे अगर हम बात करें तालु की तो ई, चा वर्ग या शा, यह सब जो है वो तालु से उच्चारित होते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? तो दोस्तों जल्दी से चारों ऑप्शन पे विचार करके बताएं कि दिए गए ऑप्शंस में से किस शब्द में र व्यंजन नहीं है। बिल्कुल ठीक, जिन्हें भी लगता है ऑप्शन नंबर डी मातृभूमि इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? तो दोस्तों अगर हम बात करें दिए गए विकल्पों में तो ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प। अगला प्रश्न, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है।
2019 की परीक्षा में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है, कांस्टेबल परीक्षा में। बिल्कुल ठीक, जब कोई स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से संयोजित होता है तब यह संयोग संयुक्ताक्षर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न, निम्न में तालव्य ध्वनि कौन सी है? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं, तालव्य ध्वनि कौन सी होगी? बिल्कुल ठीक है, हम पीछे ही प्रश्न में देख चुके हैं, शा तालव्य ध्वनि है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा वर्ण अघोष वर्ण है? क्या आप जानते हैं दोस्तों? बिल्कुल ठीक, अघोष वर्ण की बात करें तो दोस्तों जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों से में कंपन उत्पन्न होता है उसे अघोष वर्ण कहते हैं। और यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अगर हम बात करें वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल सही विकल्प है। और दोस्तों अगर हम बात करें सर्वनाम की तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सभी शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे नाम के स्थान पर मैं, तुम, हम या वे इस्तेमाल कर ले। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, ए के उच्चारण में रिक्त स्थान और रिक्त स्थान की सहायता ली जाती है। तो दोस्तों अगर आपको उच्चारण करना हो ए का तो किन किन स्थानों की सहायता से आप ए का उच्चारण कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक, ए तो कंठ और तालु की सहायता यहां पर ली जा रही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहा जाता है? बिल्कुल ठीक, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं और स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण जो है वो व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, ड़ा वर्ण का उच्चारण स्थान है रिक्त स्थान और वर्ग है। तो दोस्तों रिक्त स्थान हेतु सबसे उपयुक्त विकल्प दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी टा वर्ग चौथा बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है यह हमें बताना है। बिल्कुल ठीक है, हम देख चुके हैं कि 11 स्वर और 33 व्यंजन। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में से अब विचार करके बताएं कि कौन सा अक्षर जो है वो पुल्लिंग नहीं है। ए अक्षर पुल्लिंग नहीं होता है, याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया है वेरी गुड। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, चा वर्ग की ध्वनियां किस वर्ग में आती है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, चा वर्ग की ध्वनियां मतलब चा, छा, जा, झा, वा। तो दोस्तों यह सारी ही ध्वनियां तालव्य के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया है हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दा धन आ दा धन का धन सा धन आ। तो दोस्तों जब हम इन सब को जोड़ देंगे तो हमें दिए गए विकल्पों में से कौन सा अक्षर कौन सा शब्द प्राप्त होगा? बिल्कुल ठीक, दक्ष। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है कि वह वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए तो क्या कहलाएंगे? बिल्कुल ठीक, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही विकल्प। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में र की मात्रा का उपयोग हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में से तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अगर हम इसका शब्द विच्छेद करेंगे तो दोस्तों हमें मिल जाएगा वा, रा, धन करना पड़ेगा हमें शा, धन, टा और धन ई। तो हमारा शब्द बन जाएगा वृष्टि। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में तद्भव शब्द चाटिए। तो दोस्तों अब हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा आज का तद्भव। तो अगर हम बात करें तो तद्भव शब्द में दिए गए ऑप्शंस में अगर हम बात करें तो कपूर जो है वो तद्भव शब्द है। इसके अलावा पक्ष, मानसिक और मयूर जो है वो तत्सम शब्द हैं। दोस्तों अगर हम बात करें तत्सम शब्दों की तो संस्कृत के वह शब्द जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में बिना रूप परिवर्तित किए कर लेते हैं तत्सम हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो
संस्कृत के जिन शब्दों का प्रयोग हम उनका रूप परिवर्तित करके हिंदी में करते हैं उसे हम तद्भव कहते हैं। तो जैसे संस्कृत में कपूर को कर्पूर कहते हैं, तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। आगे भी आपको ऐसे ही प्रश्न मिलने वाले हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में से कौन तद्भव है? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अचरज जो है वो तद्भव शब्द है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अचरज शब्द का जो तत्सम शब्द होगा वो क्या होता है दोस्तों? वह होता है आश्चर्य। इसके अलावा दोस्तों अगर हम अंधकार की बात करें तो यह एक तत्सम शब्द है और जिसका अचरज होगा अंधेरा। अंगरक्षक को दोस्तों हम अंगरेखा कहते हैं या फिर आशा को हम आस भी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के लिए तो हमारा ऑप्शन नंबर सी प्यासा जो है बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। और प्यासा तद्भव शब्द है। इसका तत्सम बात करें तो पिपासु तत्सम हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बिना रूप परिवर्तित किए अगर हम हिंदी भाषा में उनका प्रयोग कर रहे हैं तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो दोस्तों जल्दी से आप विचार करके बताएं। बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें तो माथा शब्द जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें तद्भव शब्द बने हैं तो तद्भव शब्द किससे बने हैं? बिल्कुल ठीक, संस्कृत में कुछ बदलाव करके, संस्कृत के शब्दों में कुछ बदलाव करके हम जो शब्द बनाते हैं और उनका प्रयोग करते हैं हिंदी में कहते हैं तद्भव। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। तो दोस्तों ग्राम का तद्भव रूप कौन सा होगा? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो ग्राम का सर्वाधिक उपयुक्त तद्भव शब्द होता है गांव। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। तत्सम शब्द को पहचानना है दोस्तों, तो अब जो है आपको तत्सम शब्द पहचान के बताना है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको डेली चाहिए तो फिर आप वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। और ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए दोस्तों अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।